हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, एसेट कॉस्ट ₹21,000, स्क्रैप वैल्यू 1000, depreciation rate 10%. What is the amount of depreciation for first year if straight line method is used? अगर straight line method यूज करते हैं तो depreciation क्या होगा depreciation? 21,000 एसेट की वैल्यू है, 1000 स्क्रैप वैल्यू है, यानी कि depreciation के थ्रू कितना पैसा हमें इकट्ठा करना है? 20,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, 10% निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 2000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन को कंसीडर करने का मोटो भी यही है कि बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन था। मेरे बैच में बहुत सारे बच्चों ने ये भेजा कि मैम अगर स्क्रैप वैल्यू गिवन है तब भी हमें ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है। देखिए, डेप्रिसिएशन का मोटो क्या होता है? जितना हमें पैसा इकट्ठा करना है एसेट के लिए, उसके लिए हम प्रॉफिट में से एज अ चार्ज निकाल के पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि उसकी कॉस्ट हमारे पास कलेक्ट हो जाए। अगर आपको क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, यानी कि 21,000 में से 1000 आपके पास स्क्रैप से आ जाएगा, तो आपको डेप्रिसिएशन के थ्रू कितना पैसा इकट्ठा करना है? 20,000 इकट्ठा करना है। और ईच ईयर कितनी रेट चार्ज हो रही है? 10%। तो आप कितना हर साल इकट्ठा करेंगे? 2000 रुपीज। तो इस वजह से यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू को लेस करके करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दी है तो स्क्रैप वैल्यू को लेस करेगी, आप कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एसएससी, सरचार्ज शैल बी लिवाइड ओनली व्हेन इनकम एक्सीड द फॉलोइंग अमाउंट। सरचार्ज कब लिवाइज होगा? जब इनकम जो है 50 लाख से ज्यादा होगी। अगर आप 2022-23 असेसमेंट ईयर या 21-22 दोनों का असेसमेंट ईयर कंपेयर कर लो तो वहां पे क्या है? 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15% सरचार्ज, 2 करोड़ से 5 करोड़ एनुअल इनकम है तो 25 एंड सो ऑन। ये रेट्स दिए हैं और रेट्स में कोई चेंजेस नहीं है। रेट्स क्या है? सेम है 21-22 के लिए भी और 22-23 के लिए भी। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कब आपका सरचार्ज डिवाइड होगा, तो कब वो डिवाइड होगा? व्हेन योर एनुअल इनकम इज मोर देन 50 lakhs। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन एनी इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज। जो इंडिफरेंस कर्व है या बजट लाइन की भी आपसे स्लोप पूछे तो वो क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि एक की यूनिट इंक्रीज करने के लिए दूसरे की यूनिट जितनी डिक्रीज की जाती है वो क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर आप इसका फॉर्मूला पढ़ोगे तो ये होगा MRX, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ XY। मीन्स x को इंक्रीज करने के लिए y की यूनिट कितनी डिक्रीज की जाएगी उसके ऊपर उसकी स्लोप डिपेंड करेगी। और इसको कैसे करते हैं? जो डिक्रीज कर रहे हैं उसे न्यूमरेटर में रखते हैं, जिसे इंक्रीज कर रहे हैं उसे किस में रखते हैं? डिनोमिनेटर में। और क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव साइन आता है। अगर प्राइस वैल्यू से कभी MRS कैलकुलेट करने के लिए आ जाए PX अपॉन PY, अगर सेम सिचुएशन है और नेगेटिव रिलेशन है इसलिए माइनस। क्लियर? तो क्या होता है कि अगर बजट लाइन के लिए आपकी स्लोप पूछे तो क्या लोगे? -PX अपॉन PY। सिमिलरली मार्जिनल यूटिलिटी अगर गिवन है तो उसके बेस पे भी निकाल सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y। और अगर वाइस वर्सा सिचुएशन हो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन YX हो, यानी कि Y को इंक्रीज करने के लिए X की कितनी यूनिट डिक्रीज की जाएगी उसके बेस पे स्लोप निकाल रहे हैं आप, तो माइनस डेल्टा X अपॉन डेल्टा Y, और ये हो जाएगा -PY अपॉन PX, और ये हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X। क्लियर? तो स्लोप को क्या कहते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। MRS क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंडिफरेंस कर्व पे हम शो करते हैं दो यूनिट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन, यानी कि दो कमोडिटीज का ऐसा कॉम्बिनेशन विच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इस तरह से होता है। इसका एक एक पॉइंट जो कंज्यूमर को है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, सिर्फ उसमें कॉम्बिनेशन में फर्क होता है। सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ए पॉइंट,
more unit of y and less unit of x. Equal unit of x and y. More unit of x, less unit of y. But at each and every point, consumer will get the same level of satisfaction. तो एक को दूसरे से रिप्लेस करते हैं, इसलिए एक्स एंड वाई कैसी कमोडिटी है, एक्स एंड वाई क्या है, सब्स्टिट्यूट है. हम रिलेटेड चीजें भी कर रहे हैं. एक्स एंड वाई क्या है, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि एक को दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं और रिप्लेस करके सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन गेट होता है. हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. सपोज ये IC1 है और ये इंडिफरेंस कर्व 2 है. एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर सारे पॉइंट सेम सेटिस्फेक्शन देंगे, लेकिन अगर उससे ऊपर का इंडिफरेंस कर्व होगा तो उसका हर एक पॉइंट जो है पिछले वाले से क्या देगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. क्लियर. तो ये था कुछ इंडिफरेंस कर्व की रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर रिवीजन पर्पस. क्वेश्चन नंबर 4. When net sale for the year is 2,50,000 and debtor is 50,000, average collection period is. Average collection period क्या होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड आपका होता है 365 क्यों डेज की बात हो रही है, मंथ होता तो 12 लिखते. 365 डेज इन अ ईयर अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो. डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है, डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल. एवरेज अकाउंट रिसीवेबल हम यूज करते हैं. देखिए अब आपके पास क्या है, आपके पास डेटर है, एक ही डेटर है, इसको हम एज्यूम करेंगे, इसी को एवरेज एज्यूम करेंगे क्योंकि दूसरा डेटर है ही नहीं. नेट क्रेडिट सेल अगर नहीं है तो नेट सेल को ही यूज करते हैं. तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 और ये आपका डेटा टर्नओवर हो गया 5. 365 अपॉन 5, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15. Option number D is the right answer. Moving on the next question. Question number 5. If the cost of goods sold is rupees 1,20,000 and the rate of gross profit is 1/4 of the sale, the amount of sales is. Sales क्या होता है, sales होगा COGS प्लस GP. COGS प्लस GP यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है आपका 1,20,000 और जीपी क्या है 1/4 ऑन सेल्स. अगर जीपी 1/4 ऑन सेल्स है तो कॉस्ट पे क्या होता है 1/3 ऑन कॉस्ट. अगर आपने ये वाला फंडा सीखा हो, मैंने वैसे भी परसेंटेज से भी आपको बताया हुआ है कि 1/4 ऑन सेल का मतलब है 1/4 इंटू 100 यानी कि 25% ऑन सेल. 25% ऑन सेल है और कॉस्ट पे निकालना तो कैसे करते हैं 25 100 माइनस 25. अगर कॉस्ट से सेल में कन्वर्ट करना है तो 100 के साथ रेट को ऐड कर दो और अगर सेल से कॉस्ट में जाना है तो क्या कर दो माइनस कर दो ऑन कॉस्ट. तो यही आपका आएगा, क्या आ जाएगा 1/3. या फिर एक फंडा ये होता है कि कोई चीज 1/4 ऑन सेल्स है तो 1/3 ऑन क्या होगी कॉस्ट. 1/5 ऑन सेल है तो 1/4 ऑन कॉस्ट. कॉस्ट पे करते समय डिनोमिनेटर में से क्या हो जाता है एक माइनस हो जाता है. लेकिन ये वाला फॉर्मूला हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता, ये वाला फॉर्मूला हर सिचुएशन में अप्लाई हो जाता है. क्लियर. तो यहाँ पे जीपी आपको 1/4 ऑन सेल है तो कॉस्ट का क्या होगा 1/3. 1,20,000 का 1/3 यानी कि 40,000 आपका जीपी आ जाएगा. तो कितना हो जाएगा टोटल 1,60,000. क्लियर है. जीपी क्या किया, कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज हमें निकालनी और सेल पे दी है तो 1/4 ऑन सेल है तो 1/3 ऑन क्या हो जाएगा कॉस्ट. 1,20,000 का 1/3 निकाला आपने 40,000. सेल्स होता है कॉक्स प्लस जीपी यानी कि क्या आ गया 1,60,000. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. When opening stock is rupees 50,000, closing stock is 60,000 and cost of goods sold 2,20,000, the stock turnover ratio is. Stock turnover ratio क्या होता है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक. COGS क्या होता है, COGS आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,20,000. एवरेज स्टॉक क्या होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. 50,000 प्लस 60,000 1,10,000 डिवाइडेड बाय 2. ये क्या हो जाएगा एवरेज स्टॉक. यानी कि एवरेज स्टॉक कितना हो गया आपका 55,000.
55,000। एवरेज स्टॉक 55,000 हो गया, 55,000 को उससे डिवाइड करोगे, यू विल गेट 4 5 जा 20, 20 22 4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अंडर कैपिटलाइजेशन कैन बी रेमेडिड बाय। अगर अंडर कैपिटलाइजेशन है उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, रेमेडी की जा सकती है उसकी, बाय इशूइंग ऑफ बोनस शेयर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इज डिटरमाइंड बाय। अगर कोई मनी को होल्ड करता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, उसका इंटरेस्ट। भाई अगर होल्ड ना करके कहीं इन्वेस्ट करते तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गेट होता, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ईयर एंडिंग ऑन 31st March इमीडिएटली प्रायर टू असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से पहले के ईयर को क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप सबको पता है, सपोज हम कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी 21-22 में, ये क्या है अपना असेसमेंट ईयर, और इस साल में हम किसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर की। यानी कि जो हमने 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक अर्न किया है, उसका टैक्स हम कब दे रहे हैं, असेसमेंट ईयर 2021-22 में। क्लियर, तो जिसमें टैक्स की कैलकुलेशन की जा रही है वो असेसमेंट है, और जिस ईयर के लिए टैक्स की कैलकुलेशन की जा रही है वो क्या है, प्रीवियस ईयर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सेज लॉ ऑफ मार्केट होल्ड दैट। सेज लॉ क्या कहता है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। से ये कहता है कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद से क्रिएट कर लेती है। ये इसी लॉ को पूरा डिटेल में से ने एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स लिमिटेड परचेज लैंड एंड बिल्डिंग बोथ ₹28,80,000 and in lieu issue debenture of ₹100 each at a discount of 4%. What is the number of debenture issued? Number of debenture issued क्या हो जाएगा, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस अगर हम अपनी बात करें, हमारे केस में परचेज कंसिडरेशन क्या है, 28,80,000, और इशू प्राइस क्या है, 100 ईच है, 4% डिस्काउंट है। 100 का 4%, 100 का 4% 4 रुपीज, 100 में से 4 गए, यानी कि कितने में इशू किया, 100 माइनस 4, यानी कि इशू कितने में किया है, 96 में। परचेज कंसिडरेशन को इशू प्राइस से डिवाइड करोगे, यू विल गेट नंबर ऑफ शेयर्स। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 30,000। ये आ जाएगा आपका 30,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is an economic barometer। किसको कहते हैं इकोनॉमिक बैरोमीटर, इंडेक्स नंबर को। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is not included in infrastructure in India। इनमें से किसको इंफ्रास्ट्रक्चर में कंसीडर नहीं करेंगे, इंश्योरेंस, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आएगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, if an increase in the price of blue jeans lead to an increase in the demand of tennis shoes। ब्लू जीन्स इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से टेनिस शूज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ब्लू जीन्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से टेनिस शूज की भी डिमांड इंक्रीज हो रही है। यानी कि एक साथ दोनों डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, एक का प्राइस और दूसरे की डिमांड में होता है, यहाँ पे दोनों की डिमांड साथ में की जा रही है। जब दो चीजों की डिमांड साथ में की जाती है तो उनको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी। और इंफीरियर में क्या होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। यानी कि अगर इनकम बढ़ती है तो इनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इनकम कम होती है तो इनकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, नॉर्मल गुड्स का क्लासिफिकेशन पॉजिटिव इनकम इफेक्ट की वजह से होता है। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट यानी कि इनकम इंक्रीज होती है तो
जिन कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होगी वो नॉर्मल गुड्स हैं, इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, तो वो क्या है, नॉर्मल गुड्स। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द नेट एसेट ऑफ अ बिजनेस ऑन 1st January एंड 31st March आर 39,038, यानी कि ओपनिंग है 39, क्लोजिंग है 38 रिस्पेक्टिवली। Additional investment by owner and withdrawal by owner during January is 2,000 and 6,000, यानी कि इन्वेस्टमेंट ये एडिशनल कैपिटल है और ये क्या है, विड्रॉवल, यानी कि ये क्या है, ड्रॉइंग्स। ये ओपनिंग है और ये क्या है, क्लोजिंग है। आपको बोलना है व्हाट इज द नेट इनकम फॉर जेन, आपको इसकी क्या निकालनी है, नेट इनकम कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे नेट इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए जो क्लोजिंग कैपिटल होती है, चलो सीधे सीधे फंडे से चलो, क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है, 38,000। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस, या तो सीधा सीधा निकाल दीजिए या सीधे सीधे फंडे से चलिए, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस ड्रॉइंग्स। आई एम रिपीटिंग, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस ड्रॉइंग्स, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको प्लस करेंगे और लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस। तो प्लस प्रॉफिट एंड लॉस कर दिया, नेगेटिव आया तो लॉस है, पॉजिटिव आया तो क्या है, प्रॉफिट। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से आपने लेस किया, ये आ गया 41,000, 41,000 में से 6 लेस किया 35,000, तो आपका बैलेंस कितना आ गया, 3,000। यहाँ से आपका पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है 3,000, पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका क्या आ रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपका कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म विदाउट, जो कंट्रोल फंक्शन है मैनेजमेंट का वो प्लानिंग के बिना नहीं हो सकता है। भाई कोई प्लानिंग करोगे तभी तो कंट्रोलिंग करोगे, क्योंकि कंट्रोलिंग में तो आपको मेजर भी तो करना है कि आपने जो सेट स्टैंडर्ड किया था वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या डेविएशन है, या किस तरह से उसको गाइडेंस देनी है वो टारगेट अचीव करने के लिए। तो कंट्रोलिंग करने के लिए प्लानिंग नेसेसरी है, बाकी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है बट बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय अ पब्लिशर फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट, अगर एक पब्लिशर कॉपीराइट के लिए एक्सपेंडिचर इंकर्ड करता है तो कैसा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ए वेरी सीनियर सिटीजन शैल बी दैट individual for purpose of income tax whose age is more than 80 years, senior citizen और से नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है वेरी सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन, तो कौन होते हैं जिनकी एज क्या होती है, मोर देन 80। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्लोजिंग स्टॉक इज ₹53,400, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75, ग्रॉस प्रॉफिट 5,000, परचेज 82,000, व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक। आपको ओपनिंग स्टॉक निकालना है। ओपनिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, इसमें से आपको उसका फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। आपके पास नहीं है तो उसको मेंशन कर दो, या फिर अगर आप टेक्निकली इसको देखोगे इतना करने की नीड नहीं है। देखिए जीपी प्लस ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स होता है, और जब कैलकुलेशन करेंगे तो जीपी दोबारा से लेस हो जाता है, तो इस कैलकुलेशन में आप चाहो तो जीपी को इग्नोर कर दो और क्लोजिंग स्टॉक, कॉक्स और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से सोल्यूशन कर दो। ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक आपका हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 53,400 प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75,000 माइनस 82,000। ये चीज क्लियर हुआ, क्योंकि बड़ा फॉर्मूला अगर मैं यूज करती हूँ तो मैं सेल्स निकालने के लिए क्या करूंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी, और बाद में फिर जीपी को दोबारा लेस करूंगी। तो बेटर है कि मैं जीपी को कैलकुलेशन से पहले ही रिमूव कर दूं और मैंने इन तीनों के बेस पे ही कैलकुलेशन कर लेना है। आप चाहो तो पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला लगा के इसको कर सकते हो, बट अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे तो ये आपके लिए क्या रहेगा, टाइम सेविंग रहेगा। लेस करोगे आप इन दोनों को ऐड करके, you will get 7,000 आ रहा है, 46,400। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इन एन ओपन इकोनॉमी द नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी इज। ओपन इकोनॉमी में नेशनल इनकम क्या होती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर
प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? अगर मैं बात करूं इकोनॉमी की, इकोनॉमी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होती है क्लोज और एक होती है ओपन। क्लोज इकोनॉमी में दो सेक्टर होते हैं, एक होता है 2 सेक्टर और एक होता है 3 सेक्टर। हो सकता है इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए। ओपन इकोनॉमी और इसको 4 सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं। यहाँ पे 2 सेक्टर में जो आपकी इक्वेशन होती है सी प्लस आई, और 3 सेक्टर में इन कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। 3 सेक्टर में गवर्नमेंट भी आ जाती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और अगर 4 सेक्टर की बात करते हैं तो सी प्लस आई प्लस जी, यानी कि क्लोज इकोनॉमी, और उसके बाद जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, नेट एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लियर? तो इस तरह से इक्वेशन बनाते हैं। टेक्निकली 2 सेक्टर भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है विदाउट कैपिटल मार्केट और विद कैपिटल मार्केट। विदाउट कैपिटल मार्केट और एक होता है विद कैपिटल मार्केट। जो विदाउट कैपिटल मार्केट होती है उसमें सारी की सारी कंजम्पशन क्या हो जाती है? यूज हो जाती है। यानी कि दो ही सेक्टर होते हैं, एक होता है फर्म, एक होता है हाउस होल्ड। फर्म, हाउस होल्ड क्या करते हैं? अपने रिसोर्सेज देते हैं फर्म्स को, फर्म्स के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और उसके बदले में फैक्टर पेमेंट दे देते हैं। यानी कि इसने क्या दिए? रिसोर्सेज दिए और इन्होंने क्या दे दिया? फैक्टर पेमेंट। यानी कि जो जो उन्होंने रिसोर्सेज दिए थे उसके बदले में पेमेंट कर दी। लैंड के ऊपर रेंट दे दिया, लेबर की वेजेस दे दिया, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया, एंटरप्रेन्योरशिप वाले को प्रॉफिट दे दिया। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके इनको दे दिए गुड्स एंड सर्विसेज, और उस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए हाउस होल्ड ने सारे के सारा पैसा वापस किसको दे दिया? फर्म्स को। यानी कुछ भी सर्कुलेशन से नहीं बचा है, सारा का सारा जितना इनको फैक्टर पेमेंट मिला था सारा का सारा यूज कर लिया है। विद कैपिटल मार्केट में हमारे पास फर्म होता है, हाउस होल्ड होता है और एक होती है कैपिटल मार्केट। यानी कि ये लोग क्या है? सेविंग भी करते हैं। तो इतना प्रोसेस तो सेम रहता है कि भाई ये अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ये उसके बदले में फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद ये गुड्स प्रोवाइड करते हैं और ये उसके बदले में पेमेंट। लेकिन इस सिचुएशन में सारी की सारी पेमेंट यूज नहीं की जाती। हाउस होल्ड के बाद जो एक्सेस बचता है उसको वो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है और उसके बदले में क्या गेट करता है? इंटरेस्ट या रेवेन्यू या रिटर्न जो भी है। और ये क्या है? अगर फर्म को एक्स्ट्रा मनी की नीड है तो वो क्या करते हैं? कैपिटल मार्केट से बोरो कर लेते हैं। ठीक है? तो इस तरह से कुछ सिचुएशंस होती हैं। तो यहाँ पे 2 सेक्टर के ऊपर भी कभी क्वेश्चन आ जाए तो उसको ध्यान रखना, विदाउट कैपिटल मार्केट, विद कैपिटल मार्केट। तो अगर फर्म और हाउस होल्ड है या फर्म, हाउस होल्ड और कैपिटल मार्केट है तो इसको 2 सेक्टर ही कहते हैं, इसको 3 सेक्टर नहीं कहेंगे। 3 सेक्टर कब होगा? जब गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाएगी, और 4 सेक्टर जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी साथ में एड ऑन हो जाएगा। तो शॉर्ट में मैंने कोशिश की है इसके बारे में आपको ब्रीफ देने। क्वेश्चन नंबर 21, द ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ये तो है ही बात। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब ब्रेक इवन पॉइंट है तो प्रॉफिट तो कुछ है नहीं, तो कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल है? फिक्स कॉस्ट की। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। भाई टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट भी इक्वल है, कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आपका प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट कुछ है ही नहीं, जीरो है, तो उससे इक्वेशन सोल्व करोगे तो यू विल गेट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। इस सिचुएशन में तीनों की तीनों बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस डैश। देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि भाई मोड का, ये तो सबको याद आता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए बीच में बहुत सारे स्टेप है, कई बार उन स्टेप से भी क्वेश्चन आ जा सकता है, तो ये उसी में बीच में से स्टेप से उठाया हुआ है, तो इसको ध्यान रखोगे तो अपने आप निकल जाएगा। मोड इधर नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ऐसी वैल्यू लिखनी है जिससे कि 3 मीडियन आंसर आए। तो यहाँ पे मीडियन होगा तो 3 मीडियन आंसर आ जाएगा। देखिए जहाँ पे 3 मीडियन होगा, यहाँ पे मीडियन होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करके 3 मीडियन, माइनस है उधर जाके प्लस 3 मीडियन हो गया। 3 मीन है, उधर ऑलरेडी एक मीन है, तो 3 मीन उधर जाके माइनस हो जाएगा। 3 मीन माइनस मीन क्या हो जाएगा? 2 मीन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? टेक्निकली ऑप्शन नंबर बी।
मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है फॉलोइंग परसेंटेज इन टी प्रोडक्शन इज ट्रीटेड एग्रीकल्चर इनकम। टी प्रोडक्शन में किसको एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट किया जाएगा? 60% पोर्शन। अगर एग्रीकल्चर इनकम की बात करते हैं तो अगर टी प्लांटेशन टी प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो जितनी अर्निंग होती है उसका 60% एग्रीकल्चर इनकम और 40% क्या माना जाता है? टैक्सेबल। 40% क्या होगा? टैक्सेबल, नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी वो। सेम चीज अगर कॉफी के कंसर्न में है तो कॉफी की सिचुएशन में 75% एग्रीकल्चर इनकम मीन्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स और 25% क्या होगी? टैक्सेबल। क्लियर? टी के केस में 60% एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स और एग्रीकल्चर इनकम और 40% क्या है? टैक्सेबल। कॉफी की सिचुएशन में 75% एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स और एग्रीकल्चर इनकम एंड 25% टैक्सेबल और यू कैन से नॉन एग्रीकल्चर इनकम। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर रिजल्टिंग। अगर ओनर इन्वेस्ट करता है तो उसका फर्क क्या पड़ता है? कैश प्लस हो जाता है और कैपिटल प्लस हो जाती है। तो इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन एसेट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ। बजट क्या है? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। बजट की हेल्प से दोनों चीजें होती हैं, प्लानिंग भी की जाती है और फिर कंट्रोलिंग भी की जाती है ताकि जो हमारे बजट ऑब्जेक्टिव है उनको अटेन किया जा सके। तो ये थे दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन। आप हमारे अपडेट्स के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिस्कशन ग्रुप का अलग लिंक दिया हुआ है, चैनल की ग्रुप का अलग लिंक दिया हुआ है। दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।